हेलो एवरीवन। तो 22nd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा 22वां क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अनलेस। जो हमारी भारतीय पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती। जब तक कब तक नहीं कर सकती? देखिए जो हमारा लिस्ट होता है वो 3 लिस्ट होता है। एक तो होता है सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट होता है और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है ना। तो जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो सेंट्रल लिस्ट पे तो लेजिस्लेट करती ही है। ठीक है। कॉन्करेंट में भी क्या होता है, इसमें दोनों को पावर होता है, लेकिन अगर सेंटर ने कोई लॉ बनाया है और स्टेट ने लॉ बनाया तो सेंटर का लॉ पहले प्रिवेल करेगा। ठीक है। यहाँ पे भी इनको ज़्यादा पावर है और वो स्टेट लिस्ट के मैटर में भी 3 बार लेजिस्लेट कर सकती है। पहला जब इमरजेंसी का कोई सिचुएशन हो, जब राज्यसभा ने ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया हो कि स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट किया जाए, और जब 2 या 2 से अधिक स्टेट जो है आके कहते हो कि पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट करे, कहते हो मतलब उन्होंने भी पास कर दिया कि लेजिस्लेट करे पार्लियामेंट हमारे मैटर में, तो जो है पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब तक लेजिस्लेट नहीं कर सकती। देखिए फर्स्ट हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स टू डू सो। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि जो है इसको लेजिस्लेट करो, तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट का कोई से नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो इन द नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है। राज्यसभा अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर देती, मैंने अभी बताया आपको ये वाला, तो तब जो है हमारी पार्लियामेंट स्टेट के मैटर पे लेजिस्लेट करेगी। नेक्स्ट हमारा है स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइज दैट लेजिस्लेशन इज नेसेसरी। अब देखिए विधानसभा के स्पीकर का भी कोई सही नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए ये वाला जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा नेशनल इमरजेंसी। तो बिल्कुल सही है कि नेशनल इमरजेंसी के केस में भी पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेट कर सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4। ठीक है। देख लीजिए 2 और 4 किसमें है। तो देखिए 2 और 4 हमारा डी है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल एंड एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट जो है हमारी पूरी इंडिया में या उसके किसी पार्ट में उसके लिए नियम बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ट्रीटीज, वो लॉ बना देगी किसी भी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कब बनाएगी? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट। देखिए कंसेंट जहां जहां पे है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। कंसेंट नहीं चाहिए होता है स्टेट का, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट का भी नहीं चाहिए होता है, जो कंसर्न स्टेट है उसका भी कंसेंट नहीं चाहिए होता है। विदाउट द कंसेंट यही सही है। आप इसको याद कर लीजिएगा कि जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लेजिस्लेट करना हो किसी भी पार्ट में या फिर पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, होल इंडिया में, तो जो है यहाँ पे कोई भी कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया भी हुआ है आर्टिकल 253 empowers the parliament to legislate on the matter of state list without its permission or consent if the implementation of any treaty। ठीक है। अब देखिए अगर कोई ट्रिटी का इम्प्लीमेंटेशन करना हुआ, कोई एग्रीमेंट है, कोई कन्वेंशन है, या फिर कोई जो है कंट्री के साथ जो है कोई डिसीजन बना हो उसको इम्प्लीमेंट करना हुआ, इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, एसोसिएशन है, या कोई अदर बॉडी के साथ कोई इस तरीके की ट्रिटी हुई हो उसको इम्प्लीमेंट करना हो, तो आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है उसको एम्पावर किया गया है कि विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट या जो है किसी भी पार्ट में, चाहे वो इंडिया पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना हो या किसी पर्टिकुलर पार्ट में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो जो है पार्लियामेंट को ज़रूरत नहीं है कि वो जो है उनका कंसेंट ले, उनसे इजाज़त ले। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं, who can legislate on the subject which are not included in any list of the subject given in constitution। हमने बताया था कितने लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं। कौन सा है? सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है। तो क्या होगा, सेंट्रल लिस्ट पे तो हमारी पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगी ही। कॉन्करेंट पे मैंने बताया था कि जो है पार्लियामेंट अगर जिस पे रूल बना दी और एक स्टेट बना दी तो पार्लियामेंट का रूल प्रिवेल होगा। ठीक है। स्टेट लिस्ट में भी 3 कंडीशन मैंने बताई थी जहाँ पे स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट रूल बनाएगी। ठीक है। अब अगर ऐसा कोई पार्ट हमारा है, कोई ऐसा कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो उस पे जो है लेजिस्लेट करने का पावर जो है किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। आर्टिकल 248 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रेजिडुअल लेजिस्लेटिव पावर टू पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं। कहा, देखा ना, पढ़ा ना। तो ये हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है जो भी कहीं कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी लिस्ट में नहीं है उस पर भी पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर है।
ठीक है, अभी तो 3 लिस्ट में हमने कैटेगराइज कर दिया, जो हमें सामने दिखा कि ये चीज़ें हैं, इनको यहाँ डाल देते हैं। ऐसा कोई लिस्ट जो हमें बाद में पता चलेगा अच्छा ये भी है, तो उसके लिए जो है उस पर जो है लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ ऑन एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन द स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, चाहे वो स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट मेंशन नहीं है क्योंकि सेंटर में तो बनाएगी ऑलरेडी पार्लियामेंट। ठीक है, अगर स्टेट लिस्ट है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें भी मेंशन नहीं है, तो उस पर जो है लॉ बनाएगा कौन, उस पर लॉ बनाएगी हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ऑल द मेंबर्स, देखिए यहाँ पे ऑल कह रहा है। ठीक है, वहाँ पे नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एज द वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ओनली अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों, ऑप्शन में कह रहा है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। बिल्कुल सही, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट मेंबर होते हैं राज्यसभा के, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए, कंटेस्ट इलेक्शन करने के लिए उनको मेंबर होना चाहिए राज्यसभा का, ऐसा होता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज दैट वाइल अ कैंडिडेट टू लोकसभा कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है लोकसभा राज्यसभा के बीच में क्या है, ये है कि कैंडिडेट टू लोकसभा कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट से वो कंटेस्ट कर सकते हैं लोकसभा का इलेक्शन। अ कैंडिडेट टू द राज्यसभा शुड ऑर्डिनरली बी अ रेजिडेंट ऑफ फ्रॉम दैट स्टेट वेयर ही इज कंटेस्टिंग। देखिए 1994 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे ये क्वेश्चन सही था, लेकिन अभी ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है, अगर प्रेजेंट टाइम में हम ले, उस टाइम तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम ले तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग राज्यसभा का भी कोई भी मेंबर जो इलेक्ट होना चाह रहा है वो कोई ज़रूरी नहीं कि उस स्टेट का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। ठीक है, तो ये जो है अभी ये क्लॉज हटा दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है 2003 में आपसे होकर कहीं के भी हो कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग सी सही होगा, बट अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारे 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं वो मिनिस्टर बन सकते हैं, इसमें कोई जो है रोक टोक नहीं है। तो हमारा इसमें सारा ही गलत हो जाएगा, बट इसके अकॉर्डिंग 1994 के अकॉर्डिंग सी सही होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हाँ देखिए यही है, इसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अमेंड किया गया 2003 में, और इसमें चेंज कर दिया गया है। अब जो है राज्यसभा फ्रॉम द पेक्यूलियर स्टेट शुड बी द वोटर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट हैज़ बीन रिमूव्ड, मतलब वो कहीं से भी कर सकते हैं, उसी स्टेट का होना ज़रूरी नहीं है। ये जो है चेंजेस आए हैं, और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड भी किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, which one of the following procedures will enable the adoption of the money bill that was once passed by Lok Sabha but was amended by the Rajya Sabha। ठीक है, अगर कोई मनी बिल है और ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर विल इनेबल द एडॉप्शन ऑफ मनी बिल, कौन सा प्रोसीजर होगा अगर उसको जो है लोकसभा में पास कर दिया गया है और राज्यसभा में उसको अमेंड कर दिया गया। ए हमारा है, इट विल गो टू प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। दूसरा है बी, द लोकसभा विल हैव टू पास इट विथ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स सिटिंग एंड वोटिंग, बी हो गया। सी है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द विल बी कॉल्ड, तो मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब फिर हमारा जो है नेक्स्ट हमारा है, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इफ द लोकसभा पास्ड इट अगेन ईदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट। बिल्कुल सही है। अब देखिए कोई मनी बिल है, वो राज्यसभा लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, पास हो गया, उसको जो है राज्यसभा में भेज दिया गया। अब राज्यसभा में इन्होंने क्या किया कि कोई जो है इसमें राज्यसभा में इन्होंने कोई चेंज कर दिया। ठीक है ना, राज्यसभा क्या, इसमें क्या लिखा है, लोकसभा पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, लोकसभा बट अमेंडेड बाई राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया गया और अमेंडमेंट करके फिर से लोकसभा को भेज दिया गया। तो अब लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि उस अमेंडमेंट को माने या ना माने, मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है।
ये बिल जो हमारा है एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन बिल हमारा अगर पास हो गया लोकसभा से तो वो पास माना जाएगा। तो हमारा ये डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देख लीजिए एक बार। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 लोकसभा हैज बीन given special powers regarding the money bill can be introduced only in the Lok Sabha। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस, राज्यसभा में नहीं होगा। इट कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 14 days। 14 दिन के लिए राज्यसभा इसको रोक सकती है, उसको जो है, एंड कैन नॉट बी अमेंडेड, इसको अमेंड नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, और रिजेक्ट बाय द राज्यसभा, ये अमेंड और रिजेक्ट नहीं हो सकता। द मनी बिल रिटर्न बाय राज्यसभा विद और विदाउट रिकमेंडेशन। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने कुछ और बोल दिया था क्या। अब देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट और रिजेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे कुछ जो है आपको क्या कर सकते हैं, आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो रिकमेंडेशन मानना या ना मानना ये कंप्लीटली जो है लोकसभा के विल पे है। ठीक है, मैंने शायद अमेंडमेंट बोल दिया था वहाँ पे। रिकमेंडेशन जो है राज्यसभा का आ सकता है, वो अमेंड नहीं कर सकती। मनी बिल रिटर्न बाय द राज्यसभा और विद और विदाउट द रिकमेंडेशन मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, 14 days जो है उसको रोक सकती है। कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड, वो अमेंड नहीं कर सकती, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो रिकमेंडेशन दे सकती है कौन, राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग्स। ठीक है, असर्शन है और रीजन है। असर्शन में क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा and transmitted to Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha within 14 days from the receipt of recommendation and then get them to incorporated in a bill। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं हम कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा में ही आपको पता है मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मनी बिल आ गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा को भेज दिया। अब राज्यसभा का जो रिकमेंडेशन है, इन्होंने कहा कि राज्यसभा के रिकमेंडेशन को 14 days के अंदर लोकसभा को मानना होगा और तब जाके जो हमारा मनी बिल है वो पास हो जाएगा। बट ये ज़रूरी नहीं है। अभी हमने देखा था कि रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना ये कम्प्लीटली लोकसभा के ऊपर है, वो मानती या नहीं मानती है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा ने उसको वापस भेजा, तो वो जो है उसको पास्ट माना जाता है ऑलरेडी कि मनी बिल पास हो चुका है। ठीक है, तो हमारा असर्शन गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। तो मनी बिल जो हमारी है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है, सिर्फ लोकसभा में की जा सकती है। ठीक है, तो रीजन सिर्फ सही होगा, असर्शन गलत होगा। देख लेते हैं इसका, डी हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज राइट। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर टू स्पीक। ये जो है हमारा, देखिए अभी इसको हमने कवर भी किया था कि जो स्पीकर हैं उनके पास ये पावर होती है कि किसी एक मेंबर को बोलने से रोक सकते हैं और दूसरे मेंबर को बोलने के लिए परमिशन दे सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेकोरम कहते हैं, इसको क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर कहते हैं, इसको यील्डिंग ऑफ द फ्लोर कहते हैं। तो देखिए इसको हम कहते हैं यील्डिंग ऑफ द फ्लोर। ठीक है, यानी कि स्पीकर किसी एक मेंबर को बोलने से मना कर सकते हैं और दूसरे मेंबर को बोलने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, टू मेंटेन द हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इट इज एसेंशियल फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू ऑब्जर्व अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना, इनको कुछ एक इनका स्टैंडर्ड कंडक्ट का एक स्टैंडर्ड होता है, उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, कहाँ पे, हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी। ठीक है, तो बिहेवियर जो है उनका इस तरीके से होगा कि पार्लियामेंट की डिग्निटी को जो है बनाए रखें। एंड इट क्या ऐसा होता नहीं है। आप देखिएगा कि उसके अंदर जो है पेपर स्प्रे और उसके बाद जो है ये लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बट एक उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उसी के अकॉर्डिंग उनको चलना होता है। ठीक है, अब देखिए फिनोमेना यूज इन ऑप्शंस आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। पहला क्या है, व्हाइल द हाउस इज सिटिंग every member should enter and leave the chamber with decorum and in such a manner as not disturb the proceeding of the house। ठीक है, अगर हाउस चल रही है तो सारे लोगों को इस तरीके से लीव करना है, इस तरीके से एंटर करना है कि वो हाउस के डेकोरम को डिस्टर्ब ना करे, हाउस की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब ना करे, वो डेकोरम के अकॉर्डिंग उनको काम करना है। ठीक है, प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, द मेंबर इज नॉट टू क्रॉस द फ्लोर। ठीक है, member is not to cross the floor that is passed between the chair and another member while the latter is speaking। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो उसके जो है
फ्लोर पे, यानी कि उसके सामने, उसके चेयर के सामने इस तरीके से उसको क्रॉस नहीं करना है। अ मेंबर इज नॉट टू लीव द चैम्बर व्हेन द स्पीकर इज एड्रेसिंग द हाउस, और उसको तब भी जो है वो अपना चैम्बर लीव नहीं कर सकता जब जो है स्पीकर जो है हाउस को क्या कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो कोई मेंबर ये जो है उठ के जो है हाउस को लीव नहीं कर सकता, अपने चैम्बर को लीव नहीं कर सकता। एवरी मेंबर हैज टू रिज्यूम हिज सीट एज ऑन एज द स्पीकर राइजेस टू स्पीक और कॉल फॉर ऑर्डर, ठीक है ना। तो जो है हमारा जो सारे जो मेंबर्स हैं हैज़ टू रिज्यूम हिज सीट, रिज्यूम करना पड़ेगा जब स्पीकर जो है उठते हैं, बोलते हैं कुछ और कॉल आउट द ऑर्डर, ठीक है, जो है कॉल आउट ऑर्डर के टाइम पे भी, और या स्पीकर कुछ जो है खड़े होते हैं तो इस तरीके से सभी लोग को अपने सीट को रिज्यूम करना पड़ेगा। तो ये जो है कुछ जैसे मैनर होता है ना, कुछ कल्चर होता है कुछ जगहों का, घर में, फैमिलीज़ में भी, तो इस तरीके से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ भी होता है जो हमारे मेंबर्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरपेलेशन। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है जिसमें गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं डिमांडिंग इन दैट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सप्लेन्स सम एक्ट और पॉलिसी, ठीक है, किसी एक्ट या पॉलिसी को कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सप्लेन करें, ये होता है। और नेक्स्ट हमारा स्पीकर कैन स्टॉप द मेंबर, किसी मेंबर को, हमारे एमपी होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उनको स्टॉप कर सकते हैं स्पीकिंग से, या फिर किसी और मेंबर को कह सकते हैं कि आप बोल दीजिए। तो ये फिनोमेना हमारा होता है यील्डिंग ऑफ द फ्लोर, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 0R इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में 0R किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है 0R। 0R इज एन Indian innovation in the field of the parliamentary procedure and has been the existence since 1962। 1962 से ये एग्जिस्टेंस में है, क्या है, 0R, ठीक है। इट इज़ नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस ऐसे ही क्वेश्चन आता है, घुमा के पूछते हैं कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, में ये जो हमारा 0R है वो मेंशन है, लेकिन ये मेंशन नहीं है। इट इज़ फॉर्मल डिवाइस, क्या है, एक फॉर्मल डिवाइस है फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज द मैटर्स ऑन द नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक, कोई भी मैटर जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो, उस मैटर पे जो हमारे मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो इशू को रेज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। 0R स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे, ठीक है। तो 0R क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्वेश्चन आर के जस्ट बाद ये स्टार्ट हो जाता है एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे, रेगुलर बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट। एजेंडा ऑफ द डे मतलब रेगुलर बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, वहां तक चलता रहता है। ये जो है आपका कब से स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन आर के बाद जस्ट 0R स्टार्ट हो जाता है। फाइनली इट स्टार्ट्स विद 12 नून एंड एंड्स ऑन 1 PM, दैट इज फॉर 1 hour। 1 घंटे का 0R होता है हमारा, 12 बजे से 1 बजे तक का, ठीक है, ये हमारा होता है क्या, 0R, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0R इन द लोकसभा। तो देखिए 1 घंटे का होता है, यहाँ पे 30 मिनट दिया हुआ है, इनडेफिनिट पीरियड 2 hours, ये 1 घंटे का होता है, ठीक है। टाइम ऑफ और 0R, टाइम ऑफ 0R इन द पार्लियामेंट कितना होता है, मैंने बताया कि 12 से 1, 12 नून टू 1, तो ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0R इज द पॉलिटिकल जॉर्गन रिफर्स टू, क्या कहते हैं इसको, डे व्हेन नो बिजनेस इन द पार्लियामेंट इज डन, बी है सस्पेंडेड मोशन, डी इज एडजर्न मोशन, एडजर्न टाइम, और डी हमारा है, ये है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो एक तरीके का ये क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन हमारा है, 0R इन द पार्लियामेंट स्टार्ट्स एट 12 noon। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेंबर कैन रेज मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस स्पेशली दोज दैट कैन बी डिलेड, ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिलेड, ठीक है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस का मैटर जिसको हम डिले नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम रेज कर सकते हैं 0R के टाइम पे। इट रिफर्स टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अंडर रूल 377, कौन सा रूल है, 377, एंड द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ लोकसभा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैटर्स कैन बी रेज्ड बाय द लोकसभा मेंबर्स इन 1 day आर। एक दिन में कितना जो है आपका मैटर को रेज किया जा सकता है, तो वो है 1 day में मैक्सिमम 20, ठीक है, 20 जो है मैटर्स तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, द बी है ये हमारा, मैटर्स विच आर नॉट
point of order or which cannot be raised under the rules relating to the questions. Short notice question, calling attention, motions etc can be raised under rule 377. ठीक है, ऐसा कोई भी मैटर जो है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और जो कॉलिंग अटेंशन या मोशन, किसी भी मोशन में रेज नहीं किया सकता, उसको रूल 377 में हम रेज कर सकते हैं. नोटिस फॉर रेजिंग अ मैटर रूल अंडर 377 इज टू बी गिवन इन द राइटिंग एड्रेस टू द सेक्रेटरी जनरल. ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पे राइटिंग एड्रेस में 377 के रूल के अंदर वो जो है मैटर जो है दे दिया जाता है. अब नो मैटर कैन बी रेज अंटिल द स्पीकर हैज गिवन हिज और हर कंसेंट. ठीक है, अगर स्पीकर ने अपना कंसेंट नहीं दिया तो कोई मैटर रेज नहीं कर सकते. प्रेजेंटली 20 मैटर्स आर अलाउड टू बी रेज बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा अंडर द रूल 377 पर डे. एक दिन में कितना 220 मैटर जो है रेज किया सकता है, जो एमपीज होते हैं उनके द्वारा. बट स्पीकर के बिना परमिशन के ये इसको रेज नहीं किया सकता. और ये जो है आपका सेक्रेटरी जनरल को दे दिया जाता है. वो रिटर्न में वहाँ पे ये मेंशन रहता है कि हाँ ठीक है इतने मैटर को करना है, 20 मैटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी. ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था. जो पार्लियामेंट हमारी है किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकती है, किसी भारत के किसी भाग में या पूरे भाग में आपका उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बना सकती है विद द कंसेंट ऑफ द. देखिए कंसेंट वाला तो कोई बात ही नहीं है, विद जो है वो हटा दीजिए, विदाउट द कंसेंट. ठीक है, विदाउट द कंसेंट. आई थिंक ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये आपका डी है. ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है. आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है कि यूनियन जो पार्लियामेंट हमारी है वो लॉ बना सकती है इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन, ऑब्लिगेशन के लिए पूरी कंट्री में या कंट्री के किसी भी पार्ट में, टेरिटरी में. ये जो है आपका यूनियन लिस्ट एंट्री 14 ऑफ द 7th शेड्यूल enumerates the power of union to legislate, implement the treaties, agreements, convention with the foreign countries. ठीक है, कोई भी कन्वेंशन हो, किसी को फॉरेन कंट्री से कोई ट्रीटी हो, कोई एग्रीमेंट हो, उसको इम्प्लीमेंट करा सकती है लॉ बना के. उसके लिए किसी भी असेंट का, किसी के परमिशन का जो है किसी स्टेट के नीड नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the parliament can make laws on the state list subjected for the giving effect to the international agreement. ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. देखिए इसमें क्या है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट मैटर. ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकती है फॉर गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. याद रखिएगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के केस में स्टेट के मैटर पे कब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, हमने अभी देखा था 253 है, याद रखिएगा इसको. 253 है, तो ये तो दोनों गलत ही हो गया. नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा. नेक्स्ट हमारा है 252 एंड 253, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 253. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है ये हमें बताना है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब देखिए पहला हमारा है, अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. बिल्कुल गलत है, लोकसभा में होगा, आपको पता है ये. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, ये भी गलत हो गया. ठीक है, फिर मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ये भी गलत हो गया. अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ये जो है हमारा सही है. ये इजी बहुत क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा. देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, देखिए जो हमारी मनी बिल है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकती है. इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो इसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो हमारे स्पीकर लेंगे. अगर क्वेश्चन ये हो गया कि ये मनी बिल है भी या नहीं है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे हमारे, उनका डिसीजन फाइनल होगा. ठीक है, अब देखिए स्पीकर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है के ऊपर कि वो किसी से कंसल्ट करें इसके बारे में. उनका अपना सोशल जो निर्णय होगा वही जो है उसको वो मान्य होगा. अ मनी बिल कैन नॉट बी रिफर्ड एज टू अ जॉइंट सेशन. ठीक है, मनी बिल ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सेशन लोकसभा और राज्यसभा के करा दें. कोई जो है अगर किसी मैटर पर जो कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा कुछ जॉइंट सेशन वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे. राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मनी बिल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट. जैसे ही उनको मिलता है उसके 14 दिन के भीतर ही उनको राज्यसभा को लोकसभा को वो मनी बिल रिटर्न करना होगा. यानी कि राज्यसभा लोकसभा को मनी बिल रिटर्न करेगा विद इन द 14 days विद और विदाउट द रिकमेंडेशन. अगर रिकमेंडेशन देता है तो लोकसभा के ऊपर है कि वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है. दस राज्यसभा में विदहोल्ड द बिल मैक्सिमम फॉर 14 days. अगर डिले करना हो तो 14 दिन का लेट कर सकते हैं, अदरवाइज मनी बिल पास मानी जाती है. ठीक है, आर्टिकल 1092 के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 37th क्वेश्चन. ठीक है, 37th क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है.
देखिए इसमें कह रहे हैं कि मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन कितना डेज, विद इन 14 डेज। ठीक है, अगर एक बार लोकसभा ने पास कर दिया तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा के द्वारा भी पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा उसको 14 डेज के लिए रख सकती है, मतलब राज्यसभा सिर्फ 14 डेज का डिले कर सकती है और कोई कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, इफ अ मनी बिल इज एक्सेप्टेड इन लोकसभा, राज्यसभा कैन विदहोल्ड इट मैक्सिमम अप टू कितने दिन तक, 14 दिन तक, 14 डेज। डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर द कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ठीक है, तो राज्यसभा जो है डिले कर सकती है डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर द कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो कितने टाइम तक कर सकती है, तो देखिए हमारा 14 डेज तक कर सकती है। ठीक है, देखिए इन केस ऑफ मनी बिल द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल रिटर्न द बिल टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा को राज्यसभा भेजेगी 14 दिन के भीतर। ठीक है, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मनी बिल के केस में ये 14 डेज लेट कर सकते हैं, बट अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। सिंस द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन इंक्लूड्स 14 डेज एंड इन फाइनाइट टाइम लिमिट हैज नॉट बीन गिवन, हेंस द फाइनेंस बिल हैज टेकन एज अ मनी बिल। ठीक है, एज ऑल द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जो हमारे मनी बिल्स होते हैं, ऑल द मनी बिल्स एज फाइनेंस बिल, सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, बट सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते हैं। द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, इन हाउ मेनी डेज राज्यसभा हैज टू रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है, 14 डेज के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, राज्यसभा बिल्कुल गलत है, लोकसभा बिल्कुल सही है, ये हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है ना, अब देखते हैं, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन, आपको पता है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मनी बिल इज रेफर्ड टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाई। ठीक है, देखिए अगर व्हेन अ बिल, सॉरी मनी बिल नहीं है, मनी बिल को ज्वाइंट सिटिंग में भेज नहीं सकते। व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू पास्ड बाई। ठीक है, कैसे उसको पास करना होगा। ठीक है, इसमें हमारा है ए है, अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, जो मेंबर्स हैं हमारे प्रेजेंट हैं और वोटिंग है। नेक्स्ट हमारा 2/4 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, तो ये देखिए हमारा यही सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी में जो है पास हो जाएगा। अगर जो है कोई बिल है और उसके लिए जो है जॉइंट सिटिंग हो रही है तो सिंपल मेजॉरिटी में पास हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इसको, आगे हमारा है, अच्छा इसका, अच्छा ये है। ठीक है, तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, 2/4 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, एब्सोलूट नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू वो पास हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1084, इफ at the joint sitting of the two houses the bill with such amendments, if they are as agreed to joint sitting, is passed by a majority of total members of both the houses of the parliament, both the houses present and voting, it shall be deemed to have been passed। क्या होता है सिंपल मेजॉरिटी, सारे जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट हैं और जितने वोट कर रहे हैं टोटल मेजॉरिटी में, उसको हम कह देते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी। इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस। दिस इंडिकेट्स दैट ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी, एक सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउस जो हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, उनकी ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, तो इसको कौन प्रिसाइड करेगा, उसको प्रिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, तो डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा स्पीकर हो जाएगा। तो आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। ज्वाइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एनी फ्रॉम एनी ज्वाइंट सिटिंग, इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की अगर ज्वाइंट सिटिंग हो रही है तो उसको स्पीकर जो है प्रिसाइड करेंगे, अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो प्रिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस, और अगर वो भी एब्सेंट होते हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट,
तब हमारे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन नहीं डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे. एंड इफ ही इज ऑल्सो एबसेंट देन अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर प्रेजेंट एट अ सिटिंग शैल प्रिसाइड. अगर ये भी नहीं है, डेप्यूटी जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के वो भी नहीं है, तो ये जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे किनको जो है लेना है, चाहे राज्यसभा से लोकसभा से, उनको जो है बना दिया जाएगा कि आप प्रिसाइड कर दीजिए. ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा. 46 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग. तो ये देखिए स्पीकर हमारा सही आंसर हो जाएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वाइंट सिटिंग वाला फिर से क्वेश्चन है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा वही प्रिसाइड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग इज अथराइज्ड टू प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग. सेम क्वेश्चन है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बहुत बार पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसर्न. किससे कंसर्न है? ठीक है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसर्न. अब देखिए ऑप्शन है फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, गलत हो गया. नेक्स्ट हमारा फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी गलत हो गया. टू पास द बिल रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, टू पास द बिल, ये भी गलत हो गया. अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी जो है ज्वाइंट सेशन की नहीं होगी. नेक्स्ट हमारा टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ द हाउसेज हैव डिफरेंट ओपिनियन. ठीक है, अगर दोनों कोई बिल ऐसा है जिसमें हाउसेज का डिफरेंट ओपिनियन है, उस केस में जो है ये हो जाएगा आपका. देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेज इज कॉल्ड टू डिस्कस ऑन सच अ बिल ऑन विच दोनों जो हमारे हाउसेज हैं उनका ओपिनियन डिफर करता है, डिफरेंट है. ज्वाइंट सेशन इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. स्पीकर नहीं होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर होंगे, डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. अगर वो भी नहीं प्रेजेंट हैं तो लोकसभा और राज्यसभा अपने जो है अपने कंसेंसस से, अपने मत से जिसको कहेंगे कि हाँ इनको जो है चेयर करना है तो वो चेयर कर लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट है आपका द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये 108 में भी हमने देखा था ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा वॉज हेल्ड इन द ईयर 1961. 1961 में पहला ज्वाइंट सिटिंग हुआ था, ये भी हमारा सही है. और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. तो 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे हैं. थर्ड ऑप्शन है द सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग. दूसरी ज्वाइंट सिटिंग जो है दोनों हाउसेस की इंडियन पार्लियामेंट की वॉज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल. बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 तीनों ही हमारा सही हो जाएगा. अब देखिए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज मेंशन अंडर, कहाँ पे मेंशन है? 108 में, आर्टिकल 108 में है कॉन्स्टिट्यूशन के. पहला जो ज्वाइंट सेशन हुआ था वो 1961 में हुआ था. किस लिए? डाउरी प्रोहिबिशन बिल को रिजॉल्व करने के लिए. ठीक है, रिजॉल्व द इशू ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन बिल. ठीक है, तो ये हो गया था. और जो है बाद में दोनों हाउसेस हमारी फाइनली एग्री हो गई थी. पहले जो है नहीं हो रही थी, लेकिन ज्वाइंट सेशन में दोनों ही एग्री हो गई थी. दूसरा जो ज्वाइंट सेशन हुआ था वो 1978 में हुआ था. बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील जो बिल था 1977 में, उसके लिए हुआ था. और तीसरा जो ज्वाइंट सेशन हुआ था, जो ज्वाइंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, वो 2002 में हुआ था. एंटी टेररिज्म बिल, पोटा जो है उसके जो है लिए हुआ था. ठीक है, 2002 में क्या? एंटी टेररिज्म बिल. तो आज 50 क्वेश्चन रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.